नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। रिपोर्टर लाइव में हम दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी अपने उन तमाम संवाददाताओं से लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज तलब किए गए। इस खबर की अहम जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी दीक्षा चौधरी। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में दिल्ली की कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह और पूर्व सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ तलब जारी किया है, समन जारी किया है, जिसके चलते आपको बता दें कि कोर्ट ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ और इसके साथ ही सह आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ ये समन जारी किया है। कोर्ट ने 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। आपको बता दें ब्रजभूषण के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354A और 354D के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं सह आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ 354 और 354D और इसके साथ ही 109 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो फिलहाल दोनों को कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें 354 के तहत 5 साल के प्रावधान है, इसमें गैर जमानती वारंट है। इसके साथ ही 354A में 1 साल की सजा का प्रावधान है, इसके साथ ही जमानती वारंट है। तो आपको बता दें दोनों को कोर्ट ने 18 जुलाई को पेश होने का समन जारी किया है। कैमरामैन निकी के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में आज धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें तमाम महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लगी है। हमारे संवाददाता अभय कैतुरा की आप ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय यहां पर लिए गए। कैबिनेट बैठक में 33 बिंदु जो कैबिनेट के सम्मुख आए थे उन सभी को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी यहां पर दी है। ये प्रस्ताव सीधे तौर पर राज्य के विकास से जुड़े हुए अहम चीज़ों पर यहां पर उपयोगी साबित हो सकते हैं। ये कह सकते हैं कि आने वाला जो समय होगा ये प्रस्ताव उस समय के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। धामी सरकार ने जहाँ पर्यटन के क्षेत्र में कुछ नए नीतियों में संशोधन करने का काम यहाँ पर किया है, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ नीतियों में संशोधन यहाँ पर हुआ है। वहीं कृषि और उद्यान विभाग के लिए महानिदेशक का नया पद यहाँ पर सृजित किया जाएगा ताकि दोनों विभागों में कोऑर्डिनेशन बना रहे। इसके अलावा राज्य में जो विकास का जो सबसे बड़ा आधार है निवेश, उस निवेश के लिए यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इन्वेस्टर समिट का आयोजन यहाँ पर होगा। विभिन्न शहरों में रोड शो का आयोजन होंगे ताकि राज्य में निवेश यहाँ पर बढ़ सके। कोशिश यही है धामी सरकार की इन निर्णयों के जरिए इन विकास की जो आधारभूत शिला है उसको और मजबूत किया जा सके और उत्तराखंड राज्य में विकास का पहिया तेज गति से घुमाया जा सके। कैमरामैन नसुनाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, जिसको लेकर बीजेपी काफी एक्टिव है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया रायपुर में और तमाम आरोप राज्य सरकार पर गड़े हैं। हमारी सहयोगी चित्रा पटेल की ये रिपोर्ट देखिए। देश के प्रधानमंत्री आज रायपुर आए, छत्तीसगढ़ की जनता को 7600 करोड़ की सौगात दी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मनसभा को संबोधित किया। इस सभा में लाखों के तादाद में लोग पहुंचे हुए थे। भाजपा के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, धर्मलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत सभी और सांसद सभी मौजूद थे और तमाम प्रदेश के भर के और जो है कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ता वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। राज्य सरकार को इस सभा के माध्यम से जमकर निशाना साधा, कहा कि हाथ में गंगा जल लेकर राज्य सरकार ने 2018-19 का चुनाव में गंगा जल हाथ में लेकर शराबबंदी की घोषणा की थी, लेकिन आज तक पूरा नहीं किया। इसी और यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचारी जो करता है उस पर कार्रवाई होगी और कई मामले हैं जिसको लेकर जो है उन्होंने तथाकथित आरोप लगाए हैं। देखना यह होगा कि 2023 के चुनाव में जो है भाजपा को प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर कितना लाभ मिलती है। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सभी को सजग रहने की बात कही है बारिश को लेकर। हमारे सहयोगी तुषार गुप्ता की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर 7 से लेकर 10 जुलाई तक
ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद से जो आपदा प्रबंधन की टीम है वो अलर्ट नज़र आ रही है। कई क्षेत्रों में उत्तराखंड के भूस्खलन और साथ साथ जो पानी का जल स्तर है वो बढ़ने की सूचना आई है, जिसके कारण जो लोगों को है वहाँ पर समस्या आ रही है। कई रास्ते बाधित हो चुके हैं। ये कहना है कि कम से कम 100 से अधिक जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं, जिसमें गाँव है, नेशनल हाईवेज़ हैं और तमाम छोटी मोटी सड़कें हैं वो इससे बाधित हो गई है। फिलहाल सभी जो यहाँ पर आपदा प्रबंधन की टीमों ने तमाम जो विभाग है उनकी बैठक की है और ये जो सूचना पारित की है कि जो टीमें हैं वो अलर्ट रहे, क्योंकि 10 तारीख तक का भारी बारिश के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं और इससे ऐसा लगता है कि जो आने वाला 10 तारीख का समय है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए भारी हो सकता है। तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों पर लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। हमारे सहयोगी सुशील गुप्ता की आप ये रिपोर्ट देखिए। मुख्तार अंसारी के करीबियों पर लगातार गाजीपुर जिले में बड़ी कार्रवाई हो रही है। थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र का मामला था, जहां पर गोरा राय उर्फ में उमेश राय मुख्तार अंसारी गैंग के सक्रिय सदस्य के रूप में इनको गिना जाता है। IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी के सबसे खास कहे जाते हैं गोरा राय। थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र का ये मामला था, जहां पर प्रशासन की टेढ़ी नजर थी और बड़ी कार्रवाई आज की गई। 4 करोड़ 60 लाख की अचल बेनामी संपत्ति को आज प्रशासन ने कुर्क कर दिया। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी की पत्नी आपसा अंसारी पर भी प्रशासन ने 50,000 का इनाम रखा था और लगातार उनकी पुलिस खोजबीन में जुटी है, लेकिन आपसा अभी भी पुलिस के पकड़ से बाहर है। अतः आज बड़ी कार्रवाई हुई है आपसा अंसारी के विरुद्ध। CRPC की धारा 82 के तहत आपसा अंसारी के घर पुलिस जाती है, नोटिस चस्पा करती है और बहुत जल्द आपसा अंसारी पर भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। मैं सुशील तिवारी, इंडिया वॉइस की रिपोर्ट, गाजीपुर। बलिया में 15 साल से फरार चल रहे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसकी इनामी राशि 25,000 रुपए थी। हमारे सहयोगी करुणेश की आप रिपोर्ट देखिए। तो नगरा थाना को मिली है बड़ी सफलता। मैं आपको बता दूं कि बलिया में नगरा थाना और एसडीओ टीम ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है, जो जहां की 15 वर्षों से एक अभियुक्त फरार चल रहा था और उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम पुलिस ने रखा था। वह इनामिया बदमाश पकड़ा गया। मैं आपको बता दूं, यह जो है प्रकाश नाम से फर्जी आधार कार्ड बना करके और आंध्र प्रदेश में रह रहा था, जिसको पुलिस को बेसब्री से इसको ढूंढ रही थी और पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। मैं आपको बता दूं, यह 3 हत्याओं में वांछित है और यह 15 वर्षों से फरार चल रहा था, जहां पुलिस को आज सफलता मिली है। और इसको गिरफ्तार करने के बाद इसके और जो साथी हैं उनके बारे में भी पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया से। लगातार मूसलाधार बारिश से दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। हमारे सहयोगी अहमद की आप रिपोर्ट देखिए। मैदानी इलाकों व पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश से बिजनौर ज़िले की कई नदियां इन दिनों उफान पर है। बिजनौर ज़िले की अगर बात की जाए तो गंगा, मालन, कोटावाली सहित कई नदियों में इस वक्त जल स्तर बढ़ा हुआ है। बिजनौर से हरिद्वार का संपर्क कटा हुआ है। बड़े वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है, साथ ही छोटे वाहनों को ऊपर ही पुल से निकाला जा रहा है। इसके अलावा अगर गंगा की बात की जाए तो गंगा में भी इस वक्त उफान आया हुआ है और गंगा खतरे के निशान के आसपास बह रही है। साथ ही गंगा खादर इलाके में बसे गांवों में और खेती में कई जगह पानी भरा हुआ है। आज सबसे बड़ी दुर्घटना आज बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के धरानगर गंज के निजामतपुरा इलाके में उस वक्त हुई, जब एक दीवार के नीचे सो रही युवती के ऊपर कच्ची दीवार अचानक से आकर के गिर गई। दीवार के मलबे में युवती दब गई। आसपास के लोगों ने और परिजनों ने मौके पर पहुंचकर युवती को निकाला और डॉक्टर के पास ले गए, जहां डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। युवती की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। हापुड़ में सरकारी अस्पताल की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर की आप ये रिपोर्ट देखिए। हापुड़ के सरकारी अस्पताल से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जी हां, आपको बता दें, हापुड़ के सरकारी अस्पताल में लाइट जाने के बाद टॉर्च के सहारे डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, हापुड़ के गढ़ रोड स्थित CHC में
विद्युत आपूर्ति ठप हो गई, जिसके बाद अस्पताल में मौजूद कर्मचारी व डॉक्टरों ने वहां आए मरीजों का टॉर्च के सहारे ही उपचार करना शुरू कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक महिला जो उपचार के लिए अस्पताल में आई हुई थी, लाइट जाने के बाद डॉक्टर उसके ब्लड का सैंपल टॉर्च की रोशनी के सहारे लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल की ये स्थिति देखते ही बनती है कि लाइट जाने के बाद सरकारी अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है बिजली को सुचारू करने के लिए। कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल की इन व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर लाइट जाने के बाद किस तरीके से अंधेरे में टॉर्च के सहारे मरीजों को चिकित्सा की व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। वहीं इस पूरे मामले में जब हमने हापुड़ CHC प्रभारी दिनेश खत्री से बात की तो उन्होंने इस पूरे मामले में सफाई देते हुए बताया कि तेज बारिश होने के चलते विद्युत की लाइन में फॉल्ट आ गया था, जिसके चलते विद्युत आपूर्ति ठप हो गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि हापुड़ एक्शन को इसकी जानकारी दी गई और 2 घंटे बाद विद्युत लाइन को चालू कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से विद्युत आपूर्ति ठप होने के बाद सरकारी अस्पताल के अंदर कर्मचारियों का हाल बेहाल हुआ है और टॉर्च के सहारे डॉक्टरों को इलाज करना पड़ रहा है, आखिर इसके लिए कोई अन्य व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। मिर्जापुर खड़ंजा फॉल की सुंदरता किसी से छिपी हुई नहीं है। हमारे सहयोगी कमलेश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। मैं मौजूद है मिर्जापुर के खरंजा फाल पर। आपको बताना चाहेंगे ये खरंजा फाल ऐसा है, पूरे जनपद में फेमस है। जितने बारिश होती है लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं, खाना खाने आते हैं, बनाने आते हैं। लोग जो इतने उत्साह होते हैं, यहाँ बारिश होती है। अभी तो बारिश स्टार्ट हुआ है पर अभी इस तरह से बारिश का यहाँ जल जमाव होता है। आप मेरे पीछे इधर देख सकते हैं कि अभी पानी अभी गया नहीं है। जिस तरह से बाढ़ चालू हो जाएगा, बरसात चालू हो जाएगी, इस तरह से यहाँ पे बारिश होना चालू हो जाएगा। लोग यहाँ पर तांता लगाए आने लगेंगे। यहाँ पर आप देखिए यही खाली जगह है, यहाँ पर इतनी गाड़ियाँ लग जाती हैं कि जगह नहीं रहता है। आपको बताना चाहेंगे पर यहाँ से एक चीज़ ही बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, लोग आते हैं खाना पीने पिकनिक मनाते हैं पर बहुत ही अच्छा लगता है। पर लेकिन यहाँ पर जो शराब पी के बोतलें जो है जगह जगह फेंक दिया जाता है, जिससे कि पानी के अंदर जो बोतलें टुकड़े टुकड़े मिलते हैं, लोग नहाने के लिए जाते हैं, उनको पैर में धंस जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है। ये जो है कि बहुत ही शर्मनाक। इन लोग को हमको अपनी तरफ से बताना चाहते हैं कि आप लोग पिकनिक मनाए पर यहाँ पे किसी तरह का धूम्रपान या फिर किसी का शराब देसी चाहे इंग्लिश कोई भी ना पिए और अपने परिवार से अपने दोस्तों के साथ आइए और यहाँ पिकनिक मनाइए और घर पे चले जाइए, लेकिन किसी तरह का कोई गंदगी ना फैलाए। आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है शराब पीना सख्त मना है, आज्ञा से पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर। लेकिन फिर भी लोग इस बोर्ड को देखते हुए भी लोग यहाँ पर शराब पीते हैं। इन पर अगर पुलिस द्वारा कोई पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर से इंडिया वॉइस के लिए कमलेश कुमार। मोतिहारी की सेंट्रल जेल में कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस खबर की हम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र सिंह। मैं बता दूं, मोतिहारी सेंट्रल जेल से एक कैदी की अचानक तबीयत खराब हो जाने के बाद जेल प्रशासन द्वारा उसको मोतिहारी सदर अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। कल इलाज कराने के बाद सदर अस्पताल एक कैदी वार्ड बनाया गया है जहां उसकी इलाज हो रही थी, वहीं रात भर रखा गया। आज सुबह जब वहां देखा गया तो शौचालय के गेट पर फंसरी लगा हुआ 100 बरामद हुआ। उसके बाद हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल बना। प्रशासन को जब सूचना मिली तो गोपालगंज उसके परिजनों के घर पर बताया, परिजनों भी सदर अस्पताल में पहुंची। वहीं 100 को उसी तरह लटका रहने के बाद प्रशासन ने SLP टीम की इंतजार करी थी, जो SL टीम पहुंचकर बारीकी से जांच कर 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं परिजनों का आरोप यह है कि कल हमसे बात हुआ, वो बता रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक ठाक है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वहीं प्रशासन द्वारा ये बताया है कि उस मानसिक संतुलन खराब थी जो फंसरी लगा ले। अब सवाल उठ रही है कि अब किसकी बात माना जाए, प्रशासन की बात माना जाए या परिजन की बात माना जाए। सबसे पहला सवाल ये होता है कि एक छोटी सी जगह में सदर अस्पताल में कैदी वार्ड बनाया गया है जहां हर समय 4-5 कैदी वहां रहती है, वहां 5-6-7 पुलिसकर्मी भी तैनात रहती है ताकि कैदी को सुरक्षा दे सके। लेकिन उस समय जब वो फंसरी लगा रहा था वो बच्चा, वो कैसे मरा और पुलिस उस समय कहाँ थी, क्या कर रही थी कि वो फंसरी लगा देखा नहीं गया, पुलिस इस पर सवाल उठ रही है। अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या उसकी
मंशा थी या दिमागी संतुलन खराब थी या आत्महत्या की या कैसे हुआ, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के। अब पुलिस ये अपने आप को कह रही है कि इसकी पूरी बारीकी से जाँच की जाएगी। वहीं सदर अस्पताल के CS द्वारा ये बताया कि उसकी पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के द्वारा और हर तरीक़ा से जांच करके उसकी खुलासा किया जाएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद। मोतिहारी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सावन के आगाज के साथ कांवड़ियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। इस खबर की हम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद कुमार। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र जन सेवा करते हुए रोटियां सेकते हुए आपको नजर आ जाएंगे। जी हाँ, सहारनपुर के जिलाधिकारी दिनेश चंद्र ने शिव कांवड़ शिविर का उद्घाटन करते हुए शिव भक्तों के लिए रोटियां सेकने और परोसने का काम किया है। राज सेवा से जन सेवा का ये रूप देखकर लोगों ने जिलाधिकारी सहारनपुर की बड़े शब्दों में खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि ऐसा जिलाधिकारी होना एक गर्व की बात है, जो राजतंत्र को छोड़कर एक व्यक्ति विशेष बनकर जिस तरीके से शिव भक्तों की सेवा कर रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। सहारनपुर के देहरादून रोड पर कांवड़ शिविर का उद्घाटन करने पहुंचे जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह ने जिस तरीके से शिव भक्तों की सेवा की है उससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। सहारनपुर की जनता समेत दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले कांवड़ियों ने जिला अधिकारी सहारनपुर की इस कार्य की प्रशंसा की है। शरद कुमार शरद, इंडिया वॉइस, सहारनपुर। कानपुर में इंस्टाग्राम के जरिए प्रेम प्रसंग में पहले फंसाया गया, उसके बाद धर्मांतरण कराया गया। इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद असलम। कानपुर में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। पूरा मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक किशोरी ने दो युवकों पर आरोप लगाया है कि उनसे युवकों से इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई थी, जिसके बाद युवक उसको लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे। और कल युवक जो है यहां पर उसके कल्याणपुर, झांसी से कल्याणपुर पहुंचे थे और युवती को जबरन होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। जिसके बाद युवती ने, जो किशोरी है, उसने पूरी आपबीती अपने परिजनों को बताई और परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले पर तत्काल प्रभाव से FIR दर्ज की है और जो दोनों आरोपी युवक हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। युवती जो आरोपी हैं उन पर पास्को एक्ट के तहत जितने भी गंभीर धाराएं मुकदमे हैं वो दर्ज कर उनको जेल भेजा गया है। बता दें कि जो किशोरी है उसका कहना है कि कुछ दिनों पहले जो झांसी के रहने वाले दोनों युवक हैं उनसे उसकी दोस्ती हो गई थी। दोस्ती के दरमियान उससे जो है बातचीत भी होने लगी और बातचीत के बाद जो युवक थे वो किशोरी को लगातार जो उसके वीडियो हैं और फोटो हैं उसको वायरल करने की धमकी दे रहे थे। हालांकि धमकी के बाद उसने काफ़ी समझाया बुझाया किशोरी, लेकिन जो युवक हैं उन्होंने नहीं सुनी और यहाँ पर जो कल्याणपुर स्थित जो किशोरी का आवास है यहाँ पर पहुँच गए थे। किशोरी आवास पे पहुँचने के बाद जब वो स्कूल जा रही थी वहाँ से उसको जबरन गाड़ी में बैठाकर एक होटल में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेज दिया गया है। कैमरा पर्सन चंदा के साथ मोहम्मद असलम, इंडिया वॉइस। देश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। कहीं खुशी कहीं गम का माहौल देखा जा रहा है। इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। देश के कई राज्यों में मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। इस बीच कई शहरों में झमाझम बारिश की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। तो वहीं मौसम विभाग ने एक और अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। 1 से 2 दिन में बिहार की बात करें, बिहार से लेकर के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उसके बाद पंजाब, इन तमाम राज्यों में लगातार बारिश होने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है, जिसको देखते हुए आज अलर्ट जारी किया गया है। और भारी बारिश की वजह से अब भी 2-3 दिन पहले की बात करें तो लगातार बारिश से लोगों का
जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। उत्तराखंड की बात करें या यूपी की बात करें तो लगातार अभी 1-2 घंटे ही बारिश हुई थी कि लोग काफ़ी परेशान दिख रहे थे। गड्ढे जो जहां पानी जम गया था वहां से आवागमन जो है काफ़ी सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था और लोगों को आने जाने में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग आज भी अलर्ट किया है लोगों को कि भारी बारिश की संभावना है कई राज्यों में, जिसकी वजह से लोगों को सचेत रहने की भी हिदायत दी गई है। और जहां पानी जम जा रहा है वहां भी प्रशासन को लेकर के भी प्रशासन को अलर्ट किया गया है कि प्रशासन वहां पानी को हटाने की सुविधा मुहैया कराए। अपने ताज़ा अपडेट में कहा है मौसम विज्ञान ने कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में अगले 2 दिनों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण काफ़ी बारिश हो सकती है। IMD ने इस हफ्ते लगभग सभी राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में बिहार समेत 13 राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। इस बीच मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो दक्षिण प्रायद्वीप भारत और उत्तरी महाराष्ट्र में 9 जुलाई तक और गुजरात में 8 से 10 जुलाई के दौरान तेज बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण भारत में हल्की और मध्यम बारिश होने के साथ साथ अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 3 दिनों तक लगातार बारिश के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं 8 जुलाई को उत्तरी केरल, दक्षिण कर्नाटक के तटीय और घाट क्षेत्रों में भी अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, कांकेर, गोवा में लगातार बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो देश के कई राज्यों में मौसम का कहर जारी है, तो वहीं लगातार बारिश की वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और एक बार फिर मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट किया है, एडवाइजरी जारी की है कि 2-3 दिन के अंदर काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है और ये मानसून कई राज्यों में आएगा, जिसकी वजह से लोगों को सचेत रहने की भी हिदायत दी गई है और प्रशासन को अलर्ट रहने की कि जहां भी पानी का जल भराव ज़्यादा हो जा रहा है वहां से उसकी निकासी की व्यवस्था की जाए। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। 2024 चुनाव को देखते हुए बीजेपी अपने 4 प्रदेश के प्रभारियों का नाम का ऐलान किया है। इस खबर को बता रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से कमर कस लिया। बता दें कि 2024 में जिस तरीके से चुनाव होना है, तो चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही 4 राज्यों के प्रभारियों को नियुक्त किया है। बीजेपी ने राजस्थान में प्रहलाद जोशी को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि नितिन पटेल और कुलदीप बिश्नोई को सह प्रभारी बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस साल 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपने चुनाव प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। इसी क्रम के में बीजेपी ने राजस्थान में प्रहलाद जोशी को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है, तो जबकि नितिन पटेल और कुलदीप बिश्नोई को सह प्रभारी बनाया गया। उधर मध्य प्रदेश में भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी की कमान सौंपी है, साथ ही अश्वनी वैष्णव को सह प्रभारी बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर अभी से ही अपने चुनाव प्रभारियों को बदल दिया है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस साल राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में भी जिस तरीके से सरकार को रिपीट करने की बात चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, और कहा जा रहा है कि जिस तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को लेकर 4 प्रभारियों को नियुक्त किया है, तो वहीं बात की जाए तो राजस्थान और तमाम ऐसी जगहों की तरफ प्रभारियों को नियुक्त करने के बाद ही तो अब लग रहा है भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने जा रही है। कैमरामैन संदीप के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। और फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।